दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली के शराब वाले मामले में यानी दिल्ली की शराब नीति के कथित मामले में जमानत मिल गई है। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच से यह सुप्रीम कोर्ट में जमानत मिली है, लेकिन इस जमानत के साथ ईडी की पोल पट्टी खुलने का खतरा भी बढ़ गया है। यूं कहें कि ईडी के पीछे खड़ी ताकतों की पोल पट्टी खुलने का खतरा बढ़ गया है। कल्पना कीजिए, जिस मामले में जिस व्यक्ति पर आरोप था कि 82 लाख रुपए चेक से दिए गए, यानी चेक से पैसा देने का आरोप जिस मामले में लगा, उस मामले में कुछ साबित नहीं कर पाई ईडी और अंततः 6 महीने में न्यायपालिका ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस संजीव खन्ना वाली बेंच ने पूछा, 3 विद्वान न्यायाधीशों की बेंच ने ईडी से पूछा कि अब तक आप इसमें कुछ दे नहीं पाए हैं, क्या हम इसमें ये टिप्पणी कर दें, ये कह दें कि कुछ नहीं है तो फिर आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। तब ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया। कल्पना कीजिए, जिस मामले में चेक से पैसा लेने का आरोप संजय सिंह पर लगा, वहां ईडी कुछ नहीं कर पाई। लेकिन विडंबना देखिए कि जिस मामले में चेक से पैसे का सबूत होता है, सभी जानते हैं कि चेक से पैसे का सबूत होता है, चेक वाले मामले में कोई संजय सिंह के खिलाफ कुछ प्रूफ नहीं कर पाया, न्यायालय का मानना है कि प्रूफ नहीं कर पाया, तो भला कैश वाले मामले में ईडी कहां से प्रूफ कर देगी? कहां से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के तेज तर्रार नरेंद्र मोदी सरकार के अधीन काम कर कुछ और ज्यादा ही तेज तर्रार हो गए ईडी के अधिकारी, सीबीआई के अधिकारी कहां से ये प्रूफ कर देंगे कि अरविंद केजरीवाल को कैश में किसी ने कथित तौर पर रिश्वत दी? मनीष सिसोदिया आबकारी पॉलिसी बनाने के साथ साथ कथित तौर पर कैश से रुपए ले गए। चेक वाले पैसे को तो प्रूफ नहीं कर पाए, जो सबसे आसान काम होता है। नाहक में संजय सिंह के 6 महीने जेल में खराब किए, इस 6 महीने का भुगतान कौन करेगा? क्या इसके बदले 6 महीने के लिए ईडी के अफसरों को भी जेल भेजा जाएगा? एक व्यक्ति को नाहक में जेल में तंग किया जाए और फिर यदि वो व्यक्ति, अभी तो जमानत जिसे मिली है, यदि वो बरी हो जाए तो क्या इसके बदले ईडी अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा? परंपरा तो कुछ इस तरह की शुरू होनी चाहिए, अन्यथा भारत जैसे देश में राजनीतिक विद्वेष से, राजनीतिक बदले की भावना से किसी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो सकती है। कानून इस तरह का बनना चाहिए कि यदि कोई जांच एजेंसी, यदि कोई अधिकारी, यदि कोई सत्ता किसी के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर उसे परेशान करती है, उसकी जिंदगी के कुछ महत्वपूर्ण महीने और साल खराब करती है, तो उसकी सजा उसे मुकम्मल तौर पर दी जानी चाहिए, जरूर दी जानी चाहिए। खैर, अब मुद्दे पर आते हैं। चेक वाले मामले में जमानत क्योंकि ईडी के पास सबूत नहीं, और कैश वाले मामले में मनीष सिसोदिया, के कविता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर। दरअसल ये मामला कहां से शुरू होता है? इस मामले को समझने के लिए सबसे पहले 2 बातें जाननी जरूरी है। एक कि ये मामला शुरू कहां से होता है, और दूसरा मामला दरअसल ये है कि इस मामले में प्राइमरी जांच एजेंसी कौन है? ईडी तो सेकेंडरी जांच एजेंसी है। और मजेदार बात यह है कि इस मामले में ईडी के अधिकारियों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया रिश्वत लेते हुए, यानी जिसके आरोप पर संजय सिंह जेल में रहे, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल और के कविता जेल में है, उसके अधिकारी इसी मामले में एक शराब व्यवसायी से 5 करोड़ रुपए के रिश्वत के आरोप में सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गजब झोल है। जो आरोप लगा रहा है वो खुद रिश्वत भी ले रहा है किसी को बचाने के लिए, और न्यायालय ये सब होते हुए देख भी रही है। और फिर भी कैश के आरोप में, जिसके खिलाफ कभी कोई सबूत नहीं मिल सकते, उसमें किसी को जेल में भी रखा जाता है। मामला दरअसल ये है कि नवंबर 2020 में दिल्ली में नई शराब पॉलिसी आई, और उस शराब पॉलिसी के ऊपर राज्यपाल वीके सक्सेना गुजरात से आए हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उनकी कुंडली भी किसी दिन खंगाली जाएगी। आज संक्षेप में इतना ही बता देते हैं कि मेघा पाटेकर के साथ, सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटेकर के साथ मारपीट का मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज है, जो दिल्ली के एलजी हैं उनके खिलाफ गुजरात में। मेघा पाटेकर जैसी सभ्य महिला, एक कॉज के लिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक कॉज के लिए लड़ने वाली महिला, नर्मदा बचाओ आंदोलन की जनक, उनके साथ मारपीट का मामला जिस व्यक्ति के ऊपर दर्ज हो, मतलब एक महिला के साथ मारपीट का मामला जिस व्यक्ति के ऊपर दर्ज हो, उस व्यक्ति को
लेफ्टिनेंट गवर्नर जैसे महत्वपूर्ण पद देने का काम ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब ही कर सकते हैं। इस देश में इतने ऊंचे दर्जे की नैतिकता, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जितनी नैतिकता और इतने ऊंचे दर्जे की बौद्धिकता शायद हिंदुस्तान में 144 करोड़ लोगों में किसी के पास नहीं होगी। तभी एक महिला से मारपीट के आरोपी को एलजी बनाया गया। हाई कोर्ट ने हालांकि अंतरिम रोक लगा रखी है उस पर, लेकिन मामला तो है ही। खैर, शराब पॉलिसी बनी, उस शराब पॉलिसी पर गवर्नर की आपत्ति थी। अगर गवर्नर की आपत्ति थी, उसके बाद जुलाई 2022 में उस शराब पॉलिसी को वापस भी ले लिया। अब उसको वापस लेने के बाद यह मामला सीबीआई को सौंपा गया एलजी साहब के आदेश से कि सीबीआई जांच करे। सीबीआई जांच करती है, जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। इस मामले में सबसे पहले किसी ने मुकदमा दर्ज किया, जांच शुरू की, वो सीबीआई है। सीबीआई ने कुछ शराब व्यवसायियों को गिरफ्तार किया, बाद में ईडी ने उन्हें अपनी कस्टडी में लिया। और सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी किसी नेता की तो मनीष सिसोदिया की। क्या आरोप थे मनीष सिसोदिया पर? आबकारी पॉलिसी बनाने में, यानी दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी जो शराब मामले को नियंत्रित करती है, उसे बनाने में अरविंद केजरीवाल की सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की भूमिका थी। अब भला ये कोई आरोप किसी के ऊपर लगाए जो खुद आबकारी मिनिस्टर, जो खुद एक्साइज मिनिस्टर हो, उसकी भूमिका एक्साइज पॉलिसी बनाने में होगी। अब दिल्ली के एक्साइज मिनिस्टर की भूमिका यदि दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को बनाने में नहीं होगी, तो क्या पाकिस्तान के एक्साइज मिनिस्टर की भूमिका होगी? भारत सरकार का गृह मंत्रालय जो करेगा उसमें अमित शाह की भूमिका नहीं होगी, तो क्या शहबाज शरीफ की भूमिका होगी या शेख हसीना की सरकार की भूमिका होगी? स्वाभाविक है कि जो मंत्री है उसी की भूमिका होगी। तो आरोप लगाए गए मनीष सिसोदिया पर कि दिल्ली की वो लिकर पॉलिसी, शराब पॉलिसी को बनाने में दिल्ली के एक्साइज मिनिस्टर की भूमिका थी। अब इस आरोप से भला कौन इनकार कर सकता है? एक्साइज पॉलिसी बनी, डिमांड, वो पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया होगा एक्साइज मिनिस्ट्री में, जिस विभाग के मंत्री डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया थे। फिर उस पर कैबिनेट की मुहर लगी होगी, फिर उस पर विधानसभा की मुहर लगी होगी, तब जाकर वो एक्साइज पॉलिसी अस्तित्व में आई होगी। तो क्या पूरी विधानसभा के सदस्यों को, जिसमें 8 विधायक बीजेपी के भी हैं, क्या उन सबको जेल में डाल दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने एक्साइज पॉलिसी पर यदि वोटिंग हुई होगी या मतदान हुआ होगा या फिर ध्वनि मत से पास हुआ होगा, जो भी हुआ होगा सदन के अंदर, उसका वो हिस्सा रहे? कमाल का लॉजिक है सीबीआई का कि एक्साइज पॉलिसी बनाने में भूमिका थी, जांच में सहयोग नहीं कर रहे, फोन बदल रहे। फोन बदलना किसी का अधिकार है, निजता के दायरे में आता है। जांच में सहयोग करने का मतलब क्या यही होता है कि कोई जांच एजेंसी आरोप लगाए और उसे सीधे सीधे कोई व्यक्ति कह दे कि हाँ मैं तो मंत्री था और मंत्री की हैसियत से मैंने इसमें जानबूझ करके गड़बड़ी की थी? सीबीआई के अकॉर्डिंग यही जांच में सहयोग होता है। तो ये आरोप लगाकर 26 फरवरी 2023 को, तकरीबन 13.5 महीने पहले, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है। 11 दिन बाद यानी 9 मार्च 2023 को इस मामले को ईडी टेक ओवर करती है। और ईडी टेक ओवर करती है पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, क्योंकि ईडी को लगता है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। दिनेश अरोड़ा, मंगूटा रेड्डी जैसे शरत रेड्डी जैसे शराब व्यवसायियों की गिरफ्तारी भी होती है इसमें, और सब एक एक कर अप्रूवर बनते चले जाते हैं। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पॉलिसी मेकिंग के तहत हुई और फिर उसके बाद ईडी को लगा कि इस मामले को अपने हाथ में लेना चाहिए क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ईडी को दिखता है। अब ईडी ने अपने हाथों में लिया, पीएमएलए के सेक्शन 19 को इंपोज करके कि पूछताछ करने के लिए हिरासत में लेना जरूरी है, इसलिए उसने पीएमएलए के सेक्शन 19 का इस्तेमाल कर हिरासत में लिया। और फिर पीएमएलए कानून के ड्रैकोनियन एक्ट, रॉलेट एक्ट जैसा कानून, फंडामेंटल राइट्स को खत्म करने वाला कानून, पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत जमानत का लगातार विरोध कर रही है। अब उससे आगे चलते हैं। यह मामला चल ही रहा था कि 29 अगस्त 2023 को एक और मामला सामने आता है, और वो मामला यह है कि ईडी का अधिकारी पवन खत्री और एक और अधिकारी दिल्ली के शराब व्यवसायियों से इसी मामले में कथित तौर पर 5 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगता है कि रिश्वत दे दो तो नाम हटा देंगे। यानी ईडी में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईडी में पोस्टिंग के लिए किस कदर खेल होता होगा।
कि 5 करोड़ रुपए की रिश्वत नाम काटने के लिए या राहत पहुंचाने के लिए मांगी जा रही है। और ये मामला, ये आरोप न्यूज लॉन्चर नहीं लगा रहा, ये मीडिया नहीं लगा रही, ये मामला दरअसल सीबीआई ने दर्ज किया और ईडी के अधिकारी पवन खत्री और एक और अधिकारी को, असिस्टेंट डायरेक्टर ईडी के पवन खत्री और एक और डायरेक्टर को, एक और ईडी के सेक्शन ऑफिसर को गिरफ्तार करने का काम किया। मतलब जो एजेंसी जांच कर रही है वो एजेंसी रिश्वत ले रही है और उसके आरोपों पर और ज्यादा गिरफ्तारियां भी हो रही है। कमाल का लॉजिक है। मनीष सिसोदिया पर था कि पार्टी के लिए पैसे लिए और शराब पॉलिसी बनाई, पैसे जो लिए वो कैश में लिए, ये आरोप है। अब इससे आगे चलते हैं। कैश में लिए हुए अगर यदि पैसे मान लिए थोड़ी देर के लिए कि मनीष सिसोदिया ने लिए भी होंगे, मान लिए थोड़ी देर के लिए कि किसी भी व्यक्ति ने कैश में पैसा ले लिया, तो जब तक उस पैसे को कोई बरामद नहीं कर सकता, कैसे कोई प्रूफ कर सकता है? और कैश में दिए गए पैसे पर भला कोई मुकदमा होता है क्या? कैश में दिए जिस पैसे पर, जिस मुकदमे में कोई कुछ साबित नहीं कर सकता, इस पर तो एक और मुकदमा होना चाहिए जब यह मामला खत्म होता है। तो कि न्यायालय का इतना समय केंद्रीय जांच एजेंसी ने, 2 जांच एजेंसियों ने, सीबीआई और ईडी ने मिलकर क्यों खराब किया? क्या न्यायालय के समय की कोई कीमत नहीं है? अगर इस मामले में ये सारे लोग निर्दोष साबित होते हैं तो एक मुकदमा ईडी और सीबीआई के ऊपर भी न्यायालय को इंपोज करना चाहिए, ताकि आगे के लिए सबक मिले कि न्यायालय का समय, जब आम आदमी जाता है कोई पीआईएल लेकर, कोई याचिका लेकर, तो कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट उसके ऊपर जुर्माना लगाता है कि बार बार न्यायालय का समय खराब करने के लिए अमुक व्यक्ति आ जाता है। लेकिन बार बार न्यायालय का समय खराब करने के लिए, कानून का दुरुपयोग करते हुए, पिंजड़ा बंद तोते की तरह इस्तेमाल होते हुए, केंद्र की सत्ता का पिट्ठू बनकर जांच एजेंसियों की भी गरिमा को खराब करते हुए यदि जांच एजेंसियां सामने आती है तो निश्चित तौर पर जुर्माना तो उन पर होना चाहिए। खैर, 29 अगस्त को 2023 को ईडी के अधिकारियों को सीबीआई गिरफ्तार करती है, इसी शराब पॉलिसी मामले में शराब व्यवसायी से कथित तौर पर 5 करोड़ की रिश्वत मांगते हुए। अब आगे चलते हैं। दिनेश अरोड़ा नाम का एक व्यवसायी जो गिरफ्तार होता है, जिसने सिसोदिया पर भी आरोप लगाए, वही व्यक्ति सरकारी गवाह बनता है और वो कहता है कि संजय सिंह को, जो आम आदमी पार्टी के सांसद है, सांसद की कोई भूमिका दिल्ली की लिकर पॉलिसी में नहीं है, उनको 82 लाख रुपए चेक के माध्यम से, ध्यान रखिए, कैश के माध्यम से नहीं, चेक के माध्यम से 82 लाख रुपए आम आदमी पार्टी के लिए दिए। यह तो बहुत गंभीर आरोप था। संजय सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी अगर वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे तो। लेकिन उससे भी बड़ा मामला यह है कि चेक में दिया गया कोई पैसा, 15 मिनट का काम है, केवल 15 मिनट चाहिए कि वाकई चेक नंबर, जिसे चेक दिया गया वो और जिसने चेक दिया वो, किसी भी बैंक से कोई भी जांच एजेंसी जिसे 15 मिनट में प्रूफ कर सकती है, साबित कर सकती है कि उसने पैसा दिया, वो 15 मिनट छोड़ दीजिए, 181 दिन में साबित नहीं कर पाई। संजय सिंह की 6 अक्टूबर को गिरफ्तारी हुई थी और आज अप्रैल का महीना चल रहा है। 181 दिनों में, 6 महीने में वो साबित करने में ईडी नाकाम रही कि वाकई कोई पैसा दिया भी गया, और कोई दिया भी गया तो क्या वो संजय सिंह या आम आदमी पार्टी को ही दिया गया? तो सवाल ये उठता है कि न्यायालय को आज जमानत देनी ही थी। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि जब चेक में दिए गए पैसे का कोई सबूत नहीं है तो फिर अरविंद केजरीवाल को इसी 21 मार्च को क्यों गिरफ्तार किया गया? मुश्किल से 10-12 दिन अभी बीते हैं, 12 दिन बीते हैं, क्यों गिरफ्तार किया गया अरविंद केजरीवाल को? उनके ऊपर तो एक ऐसे शराब व्यवसायी ने आरोप लगाया जो अप्रूवर बन गया, सरकारी गवाह बन गया, और वही सरकारी गवाह अपनी कंपनियों के द्वारा 50 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड में देता है, जो सबूत के रूप में दर्ज है। उस सबूत से ना तो नरेंद्र मोदी इनकार कर सकते हैं, ना अमित शाह इनकार कर सकते हैं, ना जेपी नड्डा इनकार कर सकते हैं, और ना ही माननीय मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ की अदालत इनकार कर सकती है, ना ही सीबीआई इनकार कर सकती है, और ना ही लंबे समय तक संजय मिश्रा के अधीन रही ईडी इनकार कर सकती है। कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड में शरद रेड्डी ने पैसे दिए, और वही शरद रेड्डी आरोप लगा रहा है, वही शराब व्यवसायी शरद रेड्डी वो आरोप लगा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को 100 करोड़ रुपए कैश में रिश्वत दी।
पहला मुकदमा तो पीएमएलए का उसके ऊपर होना चाहिए और उसे सेक्शन 45 के तहत जेल में डालना चाहिए। भाई 100 करोड़ रुपए की रकम आपने कैश में किसी को कैसे दी? कैश में आप लाए कहां से? 100 करोड़ रुपए की रकम हमारे दर्शकों में से मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग हमारे कार्यक्रम को देखते हैं उनके लिए 100 करोड़ रुपए छोड़ दीजिए, अधिकांश लोग ऐसे होंगे जो 1 करोड़ रुपए की रकम कैश में सपना होगा उनके लिए कि कैश में उनके पास 1 करोड़ रुपए आए। और 100 करोड़ रुपए कोई कहे कि किसी को कैश में रिश्वत दिए, इससे बड़ा झूठ मेरी व्यक्तिगत राय में तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। चाहे अभिषेक कुमार चैनल हो, चाहे न्यूज लॉन्चर चैनल हो, जिन दो चैनलों पर मैं आता हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं 100 करोड़ रुपए तो छोड़ दीजिए, कैश में 1 करोड़ रुपए भी मैंने आज तक नहीं देखे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल को जो गिरफ्तार किया गया और उनकी गिरफ्तारी के बाद महज 12 दिनों के अंदर संजय सिंह को जो जमानत मिली है, उस जमानत की यदि तफसील करें, हम तफसील से उसको देखने की कोशिश करें, कई बातें साफ होती है। नंबर 1, जिस मामले में चेक से पैसे लेने का आरोप लगा उसे ईडी अब तक साबित नहीं कर पाई और साबित करने की स्थिति में दिख भी नहीं रही है। नंबर 2, जिस मामले में कैश में पैसे लेने का आरोप लगा, जिस मामले में पॉलिसी मेकिंग का आरोप है, उस मामले में क्यों जेल में रखा गया है 13 महीनों से मनीष सिसोदिया को? यह सवाल अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ज्यादा बड़े सवाल के रूप में सामने आ रहा है। और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, स्वाभाविक है कि वो कैबिनेट के मुखिया हैं और कैबिनेट के मुखिया होने की हैसियत से आबकारी पॉलिसी बनाने में निश्चित तौर पर उनकी भूमिका होगी। तो क्या दिल्ली की आबकारी यानी एक्साइज पॉलिसी को बनाने के लिए या भारत में किसी भी सरकार को कोई पॉलिसी बनाने के लिए क्या न्यायालय में घसीटा जाएगा? ए राजा को याद कीजिए, मनमोहन सिंह सरकार के यूपीए 1 के संचार मंत्री 2G स्पेक्ट्रम मामले में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 2G स्पेक्ट्रम का आवंटन किया था। और उस मामले में एक ऐसे कैग ने, एक ऐसे सीएजी ने संवैधानिक पद पर बैठकर अपने पद का दुरुपयोग इस तरह से किया कि बाद में जाकर न्यायालय में माफी मांगने का काम किया। उस आदमी ने कहा कि इसमें 2.25 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ये सीएजी के आरोप थे, ये कोई मागुंटा रेड्डी के, ये किसी शरद रेड्डी के आरोप नहीं थे और ये किसी दिनेश अरोड़ा नाम के शराब व्यवसायी के आरोप नहीं थे, ये सीएजी के आरोप थे। मनमोहन सिंह सरकार ने उस आरोपों को संज्ञान में लिया, अपने ही मंत्री को ए राजा को जेल भेजा, बाद में वो बरी हुए इस मामले में। और नरेंद्र मोदी के जमाने में, मनमोहन सिंह के जमाने में नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के जमाने में न्यायालय ने इस बात को माना कि कोई घोटाला नहीं हुआ था, स्पेक्ट्रम आवंटन में कोई घोटाला नहीं हुआ था। यह बात नरेंद्र मोदी के जमाने में जांच एजेंसियों की फाइनल रिपोर्ट के बाद न्यायालय ने माना। लेकिन जो नुकसान ए राजा को हुआ, जो नुकसान यूपीए सरकार की छवि को हुआ, उसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। एक पूरा आंदोलन खड़ा हो गया उसके लिए, अन्ना आंदोलन, भ्रष्टाचार से जोड़ करके। निश्चित तौर पर आंदोलन खड़े होने चाहिए। किसी भी आंदोलन करने वाले व्यक्ति को आंदोलन जीवी नहीं कहना चाहिए, यह सिविल राइट्स है, आम आदमी का अधिकार है। लेकिन जिस प्रकार से कानून का दुरुपयोग कर किसी व्यक्ति को मौजूदा दौर में परेशान किया जा रहा है, चेक वाले मामले में व्यक्ति को जब रिहा कर दिया गया तो अब न्यायालय के पास भी मुझे नहीं लगता कि कैश वाले मामले में कैश के कथित आरोप को लेकर के वो व्यक्ति, एक व्यक्ति जो आरोप लगाए उसके पिता को एनडीए गठबंधन, नरेंद्र मोदी के एनडीए गठबंधन से सांसद का टिकट मिले, एक व्यक्ति जो आरोप लगाए बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा दे, एक व्यक्ति जो आरोप लगाया वो जेल से बाहर आके संजय सिंह को अंदर कराए। ये खेल जब चल रहा है, इस खेल पर सबसे बड़ा प्रहार आज हुआ है, क्योंकि आज के बाद जो मामला न्यायालय में आगे बढ़ेगा वो इसी आधार पर बढ़ेगा। जनता की अदालत में भी, चूंकि लोकसभा चुनाव का वक्त है, जनता की अदालत में भी इसी मामले पर बढ़ेगा। चेक से पैसे लेने के आरोप में जब उस आरोप को, जिसमें 15 मिनट में साबित किया जा सकता है कि वाकई किसी ने चेक लिया था, उस मामले को जब साबित नहीं कर पाई ईडी, तो क्या ईडी इसी तरह से आम आदमी पार्टी को परेशान करती रहेगी? कि कविता की मार्फत 100 करोड़ रुपए की बात हुई, बीआरएस पार्टी की नेता है, कहां तेलंगाना कहां दिल्ली, और उनके कविता को हैदराबाद से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया।
ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया। और प्राइमरी जांच एजेंसी जो सीबीआई थी, जैसे उस सीबीआई ने गिरफ्तार किया मनीष सिसोदिया को, क्या वो इस जांच में सक्षम नहीं थी? और जब जांच में सक्षम नहीं थी, पीएमएलए का मामला ईडी के पास है, तो सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपी ही क्यों गई थी? यह मामला सीधे ईडी को ही क्यों नहीं सौंपा गया? और सीबीआई जो असली जांच एजेंसी है इस मामले की, शराब पॉलिसी मामले की, उसने संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? और जब 14 दिनों की हिरासत में मनीष सिसोदिया को भेजा गया 26 फरवरी को गिरफ्तार कर, तो 11 दिन बीतते बीतते, कि 14 दिन के बाद हो सकता है कि जमानत न उन्हें हो जाए, 11 दिन बीतते बीतते ईडी ने अपनी कस्टडी में क्यों ले लिया मनीष सिसोदिया को? यानी ईडी ने क्यों गिरफ्तार कर लिया? सेक्शन 45 के तहत अंतहीन समय तक मनीष सिसोदिया को जेल में रखने के लिए। लेकिन आज जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने, वही संजीव खन्ना जिन्होंने कभी कहा था मनीष सिसोदिया की जमानत के मामले में, भले ही जमानत नहीं दी थी, लेकिन कहा था कि ये मामला ट्रायल पर आ गया तो 2 मिनट भी ये मामला नहीं टिकेगा। जस्टिस चंद्रचूड़ बार बार कहते हैं कि जमानत, बेल मांगना राइट है और निचली अदालतें बेल देने से हिचकती है, लेकिन संजीव खन्ना की बेंच हिचक रही थी मनीष सिसोदिया को जमानत देने से। आज संजय सिंह को जमानत मिल गई है, और इस जमानत के साथ जो सबसे बड़ा पहलू है वो यही है कि जब चेक के मामले को साबित नहीं कर पाई, वो आरोप अब तक साबित नहीं कर पाई ईडी, तो भला कैश के मामले को तो इस जन्म में छोड़ दीजिए, अगले 7 जन्मों में भी ईडी शायद साबित ना कर पाए। यही शराब पॉलिसी की आज की तारीख में असलियत प्रतीत हो रही है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन जनता के सामने असलियत सामने आ गई है। अब जो भी होगा, अब वो न्यायालय से ज्यादा जनता की अदालत में होगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।